कभी ना चीजों को समझने में हमें भ्रांति हो जाती है, लेकिन जब किसी बात को ना तुलनात्मक समझते हो ना, तब काफी भ्रांतियों का अंत हो जाता है। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि को किसी को हीन दिखाने के लिए नहीं माना जाता है, बल्कि सत्य को ठीक से हम समझ पाएं, इसलिए कई बार तुलना की जाती है कि भाई ये जो विदेशी कंपनियां हैं, माना कि उत्पाद तो ये भी उपलब्ध कराती हैं, और उसमें भी कुछ तो कोका कोला, पेप्सी, बीड़ी, सिगरेट आदि, अब जैसे आईटीसी कंपनी है, इस देश में पता नहीं कितना 50,000 1 लाख करोड़ रुपए के तो सिगरेट बेचती है। पहले तो इसके शेयर भी जो है वो ब्रिटिश कंपनी के पास थे, बाद में कुछ कानून बदले तो अभी कुछ शेयर उन्होंने लिक्विडेट किए इधर। लेकिन भाई अब ये देशी कंपनी है, लेकिन इसने तमाकू बेच बेच के, पिला पिला के, खिला खिला के करोड़ों जिंदगियों में जहर घोला है। इसलिए अब आईटीसी का स्टेटस है, स्वदेशी हो या विदेशी हो, तमाकू बेचने वाले, चाहे वो कोई भी गुटखा वाली कंपनियां हैं। ये अलग बात है कि बहुत से तो ऐसे हैं जो तमाकू और शराब के व्यापारी हैं, उनके कुलवंश खानदानी नष्ट हो गए। आपको इस सच्ची बात बता रहा हूं, एक नीति वाक्य है हमारा आ रहा, अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से अर्जित, ऐसे कुछ जो शास्त्रों के वचन है ना, वो आपको भी स्मरण होने चाहिए, तो आप उनको बोल सकते हो। इनको रेफरेंसेस बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था, मॉडर्न मेडिकल वाले कहते हैं एविडेंस बेस्ड बात कोई हम सत्य मानते हैं, तो आपको प्रमाण देने चाहिए। कोई भी अपनी बात कहते हैं तो इसलिए मैं वेद, दर्शन, उपनिषद, नीति ग्रंथ, उनके उद्धरण दे करके, प्रमाण दे करके, और फिर कुछ उदाहरण दे करके फिर अपनी बात कहता हूं। यही हमारी परंपरा है ऋषियों की। क्या बोला मैंने अभी श्लोक? अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। ज्यादा से ज्यादा अन्याय से अर्जित धन 10 साल तक ठहरता है, 11वें वर्ष में तो वो समूल नष्ट हो जाता है। मैंने ऐसे सैकड़ों हजारों खानदानों को देखा है जो पूरी तरह से तबाह हो गए। इसलिए कोई आपसे कहे ना कि ये पापी लोग तो बड़े फलते फूलते हैं, बोले पापी लोग धरती पर कोई फलता फूलता नहीं है, इनकी ज्यादा से ज्यादा। आप पहले सुनते थे ना, मैंने भी सुना। पहले तो हमने बदमाशों के बारे में सुना ही कम था, क्योंकि जहां हम पैदा हुए बहुत भोले भाले लोगों के गांव थे वो। तो फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तब पता लगा जितने भी बड़े गैंगस्टर होते 10 वर्ष की उनकी उम्र होती है, उनका फिर पतन शुरू हो जाता है और खत्म हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े माफिया ही नहीं, जो मर्डर करने वाले हैं और तमाम तरह की लूट खसोट करने वाले हैं, राजनीतिक माफिया, ऐसे ये ठगी करने वाले, तमाम तरह के और क्रूरता अत्याचार करने वाले, 10 वर्ष में सबका पतन हो जाता है। चाहे ओसामा बिन लादेन था, चाहे आज बगदादी है, इसकी भी 10 वर्ष से ज्यादा की उम्र नहीं है। चाहे वो राजनीतिक माफिया थे, चाहे अपराध करने वाले आपराधिक माफिया थे, चाहे वो आर्थिक माफिया हैं, चाहे धार्मिक माफिया हैं, 10 वर्ष में पतन शुरू हो जाता है। वो पतन बाहर आने में हो सकता है 15-20 साल भी लग जाए। बहुत से धार्मिक माफिया भी जेलों की हवा खा रहे हैं। धार्मिक माफिया, राजनीतिक माफिया, आर्थिक माफिया, किसी भी तरह के माफिया हैं, उनका पतन होना सुनिश्चित है और इसी जन्म में फल मिलता है। अगले जन्म का तो जो है वो आगे का लोखा जोखा भगवान का है। इसलिए कभी कभी ना तुम पराजित हो जाते हो, जब कोई तुमसे बात करता है तो कभी कभी तो खुद ही विचलित हो जाते हो, अरे ये धर्म का रास्ता तो बड़ा संकट का है, इसमें क्यों चले हम। मैंने देखा
एक भाई सन्यासी और दूसरा भाई महालुटेरा। वो कहता है मैं इसको नहीं मानता, ये धार्मिक बातें ये कहने की हैं, मैं तो अपना जहां मेरा दाव लगेगा वहां लूट खसोट करूंगा, मस्त मौज से जिंदगी जीऊंगा। लोगों की धर्म में अश्रद्धा हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा विवेक इतना प्रखर होना चाहिए कि हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से भी पराजित ना हो। कई बार खुद ही पराजित हो जाते हैं। मैंने देखा बहुत से धार्मिक लोग भी, सच्चे लोग, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग भी ये कहते हुए मैंने देखा, जी क्या करें जी, धार्मिक लोग तो हमेशा दुखी रहते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हो तो संकट में ही रहते हैं, हम तो सुख चैन की मौज की जिंदगी जिएंगे और कोई धर्म को हम तो मानते नहीं। चलो छोड़ो, मैं आपसे बात कह रहा था, तुलनात्मक दृष्टि से जब चीजों को देखते हैं तब आपको सत्य समझ में आता है। चलो मैं सबसे पहला तो मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और हमारे करोड़ों श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, समर्थक हैं, तो करोड़ों हमारे नहीं हो तो लाखों तो हमारे ताकतवर दुश्मन भी हैं और राजनीतिक दुश्मन भी हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी दुश्मन हैं और बड़े बड़े माफिया भी दुश्मन हैं। उसमें कुछ मजहब की दृष्टि से लोग दुश्मन हैं, कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से, कुछ आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अलग अलग दुश्मन है। कोई भी दुनिया का आदमी आकर के कह दे कि स्वामी रामदेव ने गलत चीजों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ा, किसी के साथ छल किया, धोखा किया, विश्वासघात किया, लूट खसोट की, किसी के साथ बेईमानी की, धरती पर कोई एक आदमी आकर के बता दे, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, धरती पर एक आदमी। और ये चुनौती मैं कोई दंभ से नहीं दे रहा हूं, अहंकार से नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। लोग कहते हैं बिना बेईमानी के कोई आगे नहीं बढ़ता। अरे हमने कौन सी बेईमानी की, कोई आकर के बताए? किसी भी व्यक्ति के साथ लोग कहते हैं बिना बेईमानी के कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि बेईमानी से कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता और कोई बढ़ा है तो टिक नहीं सकता। ये तो मैं लाइव एग्जांपल मैं अपना इसलिए दे रहा हूं भाई, मैं दूसरों के ऊपर कोई बात कहूंगा तो हो सकता है भाई उसमें मेरी जानकारी से कोई बात छूटी हुई हो। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, लोग कहते हैं बेईमानी के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैंने एक भी आदमी के साथ में बेईमानी नहीं की है। अपने रसोइये से लेकर के, अपने ड्राइवर से लेकर के, अपने वो साथी संगी जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, उनसे लेकर के जो इस पूरी यात्रा में मेरे साथ जुड़े, बेईमानी करना तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ विश्वासघात करना तो बहुत दूर की बात है। मैंने अपनी वाणी, व्यवहार और आचरण से किसी को भी अनजाने में भी मुझसे कोई कष्ट ना हो यह प्रयास किया है आज तक, अनजाने में भी मुझसे कष्ट ना हो। आपको ऐसे कुछ बड़ी बातों का निर्णय कर लेना चाहिए जीवन में कि नहीं, बेईमानी के रास्ते पर मुझे नहीं चलना ना। अगली बात, अब मैं कुछ तुलनात्मक कुछ बातें बता रहा था कि इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है, कोई कहता है जी पतंजलि क्यों, तो आपसे पूछो कोलगेट क्यों, कोका कोला क्यों, पेप्सी क्यों, नेस्ले क्यों, यूनिलीवर क्यों, फेयर एंड लवली क्यों, लक्स क्यों, लाइफ बॉय क्यों, डोव क्यों, सनसिल्क क्यों, हेड एंड शोल्डर क्यों, पेंटीन का शैंपू क्यों? आप उनसे पूछो ना भाई ये क्यों, इनसे क्या लाभ हुआ देश को? इन्होंने देश को लूटने के सिवा यहां से लाखों करोड़ पे लूट करके लेके गए, कोई यहां भला करने नहीं आए। मैं तो कहता हूं हम तो 100% चैरिटी करते हैं, ये 50% भी चैरिटी करना शुरू कर दें तो हम इन्हीं का प्रचार करना शुरू कर देंगे, पतंजलि को बंद कर देंगे। ये 50 तो शुरू करो, हम तो 100 करें, 50 नहीं 20 भी कर दो। 2% ये चैरिटी करते हैं CSR फंड के नाम पर, उसमें भी पाखंड करते हैं, उसमें भी हेराफेरी करते हैं। लो
उनकी 2% का CSR फंड, और हमारा 100% का चैरिटी फंड। लो कर लो, आ जाओ भाई। उनसे गुणवत्ता में कोई कम नहीं, हां मूल्य में उनसे कम, अफोर्डेबल प्राइस, और मकसद राजनीति में परिवारवाद का अंत हो रहा है। और मुझे लगता है पतंजलि से ये परिवारवाद, ये जातिवाद, ये मजहबी उन्माद, ये प्रांतवाद, ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का अंत होगा पतंजलि से। ये है, अब कोई भी बात करे ना तो आपको अपना सत्य तो कहना आना चाहिए। देखो भाई, जब कोर्ट में मुकदमा चलता है ना तो वहां जीत और हार जो है ना, वो लॉयर कैसा है, उस मुकदमे को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वहां फैसले सुनाए जाते हैं, जो ज्यादा तर्क देता है उसका वो जीत जाता है। यहां तो कोई मुकदमा ही नहीं हो रहा, यहां तो निर्णय की बात हो रही है। भाई सच क्या है, झूठ क्या है, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, आंकड़ों के साथ, पूरी यथार्थता के साथ आप अपनी बात कहो। तो कोई पतंजलि के बारे में बात कहे तो एक बात तो ये हुई कि भाई पतंजलि क्यों, तो क्रॉस क्वेश्चन करना सीखो। देखो हमारे यहां तर्क सिखाया जाता है, हमारे यहां तो एक तर्क शास्त्र, और महर्षि दयानंद ने तो शास्त्रार्थ करने की कला सिखाई अपने शिष्यों को। और भाई हम तो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं भाई, हम सत्य का रास्ता छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि कोई सच को झुठलाने की कोशिश करेगा तो भाई हम पराजित होने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब हमारा रास्ता सत्य का है तो हम पराजित क्यों हो जाएं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सुनो, हां जब भी कोई बात करे पतंजलि ही क्यों, तो उसको क्या उत्तर देना, पहले तो उससे दूसरा ही प्रश्न पूछ लो, भाई कोलगेट क्यों है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसकी भाषा में जो आंकड़ों के साथ उत्तर दो। कोई गांव का आदमी हो एकदम ठेठ देसी, जैसे मैं गांव के आदमी से भी बात करता हूं, अनपढ़ आदमी से भी बात करता हूं, मैं साइंटिस्टों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से बात करता हूं, पॉलिटिशियन से भी बात करता हूं, जो देश के नीति निर्धारक हैं उनसे भी बात करता हूं। कोई गांव का आदमी बोले ना तो मैं उसको बोलता हूं, बता भाई ये कोलगेट वाले तेरे रिश्तेदार लग गए हैं, तेरा क्या संबंध है इनसे बता। अरे तेरे गांव में कोई प्याऊ खोल दी, कोई स्कूल खोल दिया, थारे गांव में कोई स्कूल खोला है, कोई कॉलेज खोला है, कोई गौशाला, कोई धर्मशाला, कोई विद्यालय, क्या किया इन्होंने, कोई धर्म पुण्य का काम किया है। मैंने बोला बाबा यो काम तो नहीं किया। मैंने कहा जब कोलगेट वालों ने कोई धर्म और पुण्य का काम नहीं किया है तो दंत कांति से जो भी प्रॉफिट होगा उससे थारे देश में स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेगी, गौ माता की, भारत माता की, गांव की, गरीब की सेवा होगी। तो बताइए काम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उससे बढ़िया चीज है, वो तो खाली केमिकल दे रहे हैं, शायद तुम्हारे दांत और खराब कर दिए, और हम तो उसमें जड़ी बूटियां दे रहे हैं। हाँ बोले बाबा बात तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो कर ली, इसमें क्या दिया, और उससे सस्ता है तो इन्हें नुकसान किस बात का है। बोले जी वो यूं कह रहे थे ये तो बाबा का है। मैंने कहा बाबा का है तो कुछ और इससे कोई कौन सा पाप हो गया, कोई बाबा कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा है ना, बढ़िया है तो काम कर रहा है। हाँ बोले बाबा ये तो दिमाग में नहीं आई कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो दिमाग में आनी चाहिए, और नहीं आई थी तो चलो मैंने डाल दी दिमाग में, इसमें क्या बात है। तो बात कोलगेट तक की नहीं है, बात कोका कोला पेप्सी की। अब बताओ इन्होंने जहर पिला पिला करके देश के बालक बर्बाद कर दिए। कोका कोला पेप्सी पीने से शरीर का कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस मल मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर हो जाते हैं। मैं बच्चों को कहता हूं देखो बच्चों ये तुम्हारे मसल्स किससे बनते हैं, बोले प्रोटीन से। मैंने कहा तुम्हारी हड्डियां किससे बनती हैं, कैल्शियम से। खून किससे बनता है, आयरन से। मैंने कहा इसमें कोका कोला में प्रोटीन है, बोले ना बाबा। इसमें कैल्शियम है, बोले नहीं। विटामिन हैं, नहीं। इसमें खून बढ़ता है इसके पीने से, आयरन है इसमें, बोले नहीं। तो मैंने कहा क्या है इसमें, बोले बाबा जी पता नहीं सब पीते हैं। मैंने कहा इसमें है जहर, इसका हमने नाम ही रखा है ठंडा मतलब
टॉयलेट क्लीनर। अब आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कैंपेन में खर्च किए और एक बाबा ने ऐसा खूंटा ठोका, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का, साफ हो गई ये कंपनी। ये आपको आना चाहिए, अपनी बात को तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण उदाहरण के साथ कहो, लॉजिक के साथ कहो, साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ कहो। अब ये लक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली और तमाम तरह के साबुन शैंपू बेचने वाले, जूते चप्पल बेचने वाले, हाँ अब टी शर्ट पहन लेते हैं एडिडास, फिर क्या ली और पता नहीं क्या क्या है, प्यूमा और विदेशी कंपनियां। अच्छा कुछ नहीं, मैंने विदेशी ब्रांड पहना हुआ है, धत तेरे की। सारी चीजें देसी चाहिए, मां देसी चाहिए, बाप देसी चाहिए, बच्चे भी देसी चाहिए, गोमाता भी देसी चाहिए, घी भी देसी चाहिए, सब खान पान देसी चाहिए। फिर भैया बाल देसी, इनमें शैंपू भी देसी लगा ले, इनमें तेल लगा रहे, तेल बेचने वाली उसमें तो कुछ देसी भी कंपनियां बड़ी क्रूरता कर रही हैं। भाई देखो बालों में LLP मिनरल ऑयल उसका नाम रख दिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चूहों पर लगाया कैंसर हो गया। 80 से 90% LLP डालते हैं, बोलते हैं बालों में तेल भी लग जाए और चिकने भी ना हो। अरे जिस दूध में मलाई ना हो और तेल में चिकनाई ना हो तो वो दूध और घी कैसे हो गया, तेल कैसे हो गया भाई? इसका मतलब उसमें और ही कुछ डाला हुआ है। वो डालते हैं तो एक बार तो क्या उसमें थोड़ा ऐसा शाइनिंग सा हो जाता है, पहले बाल थोड़ा फुर फुर करके उड़ते हैं, बोले बाल बड़े बाउंसी लगते हैं। वो पहले तो बाउंसी लगे और फिर वो 2-4 बार तो इधर लटका झटकी हुई, बाद में तो पहले फुर फुर फिर पूरे उड़ गए, कर ले बाउंसी है। तेल क्या क्या, अरे जब बाल देसी हैं तो उनमें तेल शैम्पू देसी लगाओ, चमड़ी देसी है, इसमें साबुन क्रीम पाउडर, दांत देसी हैं तो टूथपेस्ट, अरे अपनी चीजें प्रयोग करो ना, इसमें गड़बड़ क्या है? तो ऐसे तुलनात्मक दृष्टि से आपको बात कहनी आनी चाहिए। आप जब कोई पूछे ना पतंजलि क्यों, तो उनसे पूछो विदेशी कंपनियां क्यों, और फिर सारी बातें को, क्वालिटी की बात करो, प्राइस की बात करो, चैरिटी की बात करो, पवित्रता की बात करो, सेवा की बात करो, सारी बात करो, अगली बात। तो भाई जब ये सबका काम है तो भाई इसमें जो अपना सामर्थ्य है वो पूरा लगा के इसको आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहली बात, आजकल बोला जाता है भाई ताकत का जमाना है, जो पावरफुल है वो राज कर रहा है दुनिया में, चाहे वो इकोनॉमिकली देखो नोट कर लो, जो ताकतवर है वो दुनिया में नेतृत्व कर रहा है, वो दुनिया में राज कर रहा है, वो सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को लीड कर रहा है। पूरे वर्ल्ड को लीड कौन कर रहा है? जो ताकतवर है। और ताकत किसकी है? एक तो ताकत है मीडिया की, दूसरी ताकत है इकोनॉमिक पावर, पैसे की पावर, तीसरी एक पावर होती है थोड़ी राजसिक होती है, पॉलिटिकल पावर। इसको भी चलाते हैं पॉलिटिकल फंडिंग से ही। यदि आपके पास में पैसा है तो आप पैसे से पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में। जो है पैसे से पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। हम बस संकेत में ही बोल रहे हैं। ये सारी दुनिया भैया पैसे का खेल है, मीडिया का खेल है।
और किसकी ताकत है? फिर ताकत है बुद्धि बल, नॉलेज की पावर। ऐसे वो बहुत सारी है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। तो 3 बेसिक पावर है। एक मीडिया की पावर, एक आपके पास इकोनॉमिक पावर, और तीसरा है आपके पास में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, नॉलेज। ये जो साइंटिफिक पावर है ना, नॉलेज की, साइंस की पावर है, इन्वेंशन की, रिसर्च की, इसकी पावर है। तो भाई इन सारी ताकतों में अपने को पतंजलि को सबसे आगे रखना है। पतंजलि को माने हिंदुस्तान को आगे रखना। भी हिंदुस्तान को आगे रखेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए ना आपके पास। अब भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, इसमें इतना बड़ा भूखंड है, इतने नदियां हैं, इतना हिमालय, इतने पेड़ पौधे, इतने आदमी हैं, तो कैसे पावरफुल बनेगा अपना देश? तो भाई इसको अपने स्तर पर प्रयास करो। जो प्रयास पतंजलि योग पीठ में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण श्रद्धेय गुरुजी और आप सब कार्यकर्ता कर रहे हो, ऐसा ही प्रयास सैकड़ों स्थानों पर, 100 स्थानों पर भी प्रारंभ हो जाए तो आने वाले 10 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड सुपर पावर भारत है। 125 करोड़ का देश है, इसमें 100 पतंजलि जैसे संस्थाएं खड़ी हो जाए तो हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये है सात्विक सोच, ऐसे आगे बढ़ा जाता है। सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा अपनी पावर बढ़ा दो कि जब पतंजलि की बात आए तो सोशल मीडिया में भी सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो पतंजलि का सोशल मीडिया होना चाहिए। अब आपके 100, 200, 500 फॉलोवर हो जाएंगे तो उससे तो देश तो नहीं बदलेगा ना, ऐसे बदलेगा देश। पतंजलि के पास पावर होगी, सात्विक शक्ति वो ऊंची होनी चाहिए। तामसिक और राजसिक लोगों के पास पावर होगी तो विध्वंस होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, तबाही मचेगी। देखो ये तबाही और ये बर्बादी क्यों है? क्योंकि बुरे लोगों के पास ताकत है। बुरे लोगों के पास जब जब ताकत होगी तब तब दुनिया में विध्वंस मचेगा। इसलिए सात्विक लोगों के पास ताकत होनी चाहिए। और भाई ताकत सबकी होनी चाहिए। तो आपको ये मीडिया की ताकत को बढ़ाना है तो इसको मुहिम की तरह चलाओ, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ और ये अभियान पूरे देश में चलाओ, पूरे संगठन के माध्यम से। अपना युवा भारत इसको लीड करे, क्योंकि जवान बच्चे आजकल ज्यादा अच्छे से जानते हैं कैसे फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है, और कई माध्यम आ गए हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसमें? सोशल मीडिया में। अब आपका ऐसे कितना कितना कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट होना है, अब ये तो पता है सबको। अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सार के रूप में, निष्कर्ष के रूप में कह रहा हूं कि थोड़ा सा समय, कितना, चलो 10 मिनट का, 20 मिनट का भी आप समय लगा लो रोज, तो आपका देखो 10-20 मिनट आपको समय प्रबंधन तो आना चाहिए, तभी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो एक शब्द लिखो, प्राथमिकता। हम जब तक अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे ना, कहीं नहीं पहुंच सकते। मैं कुछ बोलूंगा, आप सुन लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप ताली बजा देंगे। कहीं कोई बात करेगा तो आप कहेंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पतंजलि बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। प्राथमिकताएं हमें तय करनी है, उसमें हमारी 2, 3, 4, 5, 10 प्राथमिकताएं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। मैंने भी अपना समय तय किया हुआ है। मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने सोचा मेरा जो है, मेरा समय, मेरी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, तो उसको मैंने ना पूरा लिखित में एक दिन बनाया।
तो ऐसे तो मैं उसको करता ही हूं। जैसे मैं अपनी बताता हूं, देखो फिर आपको समझ में आ जाएगी। ये प्राथमिकता शब्द मैंने जो बोला है ना, तो मैं खुद इसको जीता हूं इसलिए बोला है। और आप जब इसको जिएंगे ना, तब आपको भी लगेगा ये बात तो बिना प्राथमिकताएं तय किए, प्रायोरिटीज जब तक हमारी तय नहीं होंगी हम कहीं नहीं बढ़ेंगे। और उसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी उसमें उतनी उतनी लगनी चाहिए।